हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। कल क्लास आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है कंसोलिडेशन। टॉपिक का नाम क्या है बेटा? टॉपिक का नाम क्या है? कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, कोई बता पाएगा क्या? कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? एनीवन कैन हेल्प मी विद दैट? कुछ जो जानकारी है कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? कंबाइन या मर्ज करना, राइट? कंसोलिडेशन को सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोलेंगे तो मर्ज करना, कंबाइन करना, साथ में लाना, टुगेदर जो है साथ में लाना, दैट इज कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स बोला है, क्या बोला है? कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स। और दैट टू विच अकाउंट्स, यानी हमारे को जो कंसोलिडेट करना है वो फाइनल अकाउंट है। और फाइनल अकाउंट में भी बैलेंस शीट का कंसोलिडेशन है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का नहीं, इनकम स्टेटमेंट का नहीं। हमारे कोर्स में सिर्फ बैलेंस शीट तक के ही हमको जाना है, जहाँ पे हमने बैलेंस शीट का कंसोलिडेशन करना है। उसके मदद से हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट का कंसोलिडेशन करना है, फाइनल अकाउंट का कंसोलिडेशन करना है। कंसोलिडेशन एप्लीकेबल किनको है? कंसोलिडेशन में होता क्या है, दो कंपनी है, से एग्जांपल के तौर पे, एक है एच लिमिटेड और एक है एस लिमिटेड। एच लिमिटेड और एस लिमिटेड की बैलेंस शीट को मिला के, एच लिमिटेड और एस लिमिटेड की बैलेंस शीट को मिला के हम एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच एंड एस लिमिटेड। क्या बनाएंगे हम? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। बट ये क्यों बनाना है? तो बेटा, एक होल्डिंग कंपनी होती है, एक सब्सिडरी कंपनी होती है। एक कौन सी कंपनी होती है? होल्डिंग कंपनी। और दूसरी कंपनी होती है सब्सिडरी कंपनी। तो एज पर द रूल, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, उस दोनों के बैलेंस शीट को कंसोलिडेट, इसका बैलेंस शीट अलग बन ही रहा है, इसका बैलेंस शीट भी अलग बन ही रहा है, बट दोनों का मिला के भी एक बैलेंस शीट बनना चाहिए, दोनों का मिलाकर भी एक बैलेंस शीट बनना चाहिए। वो बैलेंस शीट जो कंसोलिडेटेड रहेगा उसको क्या बोलेंगे? जैसा रिलायंस की बात करते हैं, रिलायंस कंपनी की अगर हम बात करें तो मुकेश अंबानी जो साहब अपना देख रहे हैं, रिलायंस का काम पेट्रोलियम में भी है, उनका काम टेक्सटाइल में भी है, उनका काम मोबाइल जियो ये इंडस्ट्री में भी है। अब जो मुकेश साहब है, इन लोगों को अगर देखना है तो भाई ये एक एक के स्टेटमेंट देख ले, बट वो जानना चाहते हैं रिलायंस का टोटल पोजीशन क्या है। तो अगर उनको रिलायंस का टोटल पोजीशन जानना है तो डोंट यू थिंक ही विल बी मोर इंटरेस्टेड टू नो द रिलायंस का कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट? रिलायंस फर्म का कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे ना? हाँ या ना? यस और नो? तो दैट कंसोलिड प्रिपरेशन ऑफ दैट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट वी आर गोइंग टू लर्न, दैट वी आर गोइंग टू लर्न अलग अलग नहीं, अलग अलग मल्टीपल मल्टीपल सब्सिडरीज का नहीं, या होल्डिंग का नहीं, हम उनका मिला के एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाएंगे। अब जैसा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में मैंने दो वर्ड्स वापरे, एक बात वापरा होल्डिंग कंपनी, दूसरा बोला सब्सिडरी कंपनी। क्या होता है होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी का मतलब? होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी का मतलब क्या होता है? जवाब दो, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। कैन एनीवन हेल्प मी विद दैट? डेफिनेशन में रिवील करूँ उसके पहले आप लोग कोई बताना चाहोगे? होल्डिंग एंड सब्सिडरी, हाँ जी। चलो अच्छा है, हो चुका है क्या कहीं पे? ये लॉ वगैरह मेरे में पढ़ चुके हो क्या आप? हाँ, इसीलिए इतना अच्छा डेफिनेशन सही सही बता पा रहे हो। नहीं तो बच्चे क्या बोलते हैं, जिनके दिमाग में आ रहा है कि भाई होल्डिंग कंपनी वो होती है जिसने 51% शेयर्स अक्वायर करके रखे हुए। बेटा 51% बोलना गलत है। अगर हम देखें ना, एक मिनट ध्यान से देख, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? होल्डिंग कंपनी मतलब एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 ऑफ द कंपनीज एक्ट, होल्डिंग कंपनी in relation to one or more other companies means a company for which such companies are subsidiary। मतलब होल्डिंग कंपनी वो कंपनी कहलाएंगी जिसके लिए बाकी कंपनी सब्सिडरी कंपनीज है, जिसके लिए बाकी कंपनी सब्सिडरी। सीधी बात है, उन्होंने दोनों में से एक की डेफिनेशन डिफाइन की है, दूसरी को बोल दिया वो होल्डिंग है।
वो होल्डिंग है, मैं अगर सब्सिडरी हूँ तो वो होल्डिंग है। तो मैं कौन हूँ वो डिफाइन किया, मैं कौन हूँ मतलब सब्सिडरी की डेफिनेशन डिफाइन किया है। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 ऑफ द कंपनीज एक्ट, सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी दैट इज इन टू से द होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी क्या बोला हुआ है, होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि कितने परसेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ लिखा हुआ है कि कितने परसेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपोजिशन लिखा हुआ है। अगर मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर में एक इन्फ्लुएंस रखता हूँ, मैंने उनको जैसा बोला वो लोग वैसा डिसीजन लेते हैं, अगर होल्डिंग कंपनी के बोलने पे वो लोग डिसीजन लेते हैं तो भी वो सब्सिडरी कंपनी है। और एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन, यहाँ देखो वर्ड्स देखना, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल आइदर एट इट्स ओन और टुगेदर विथ वन और मोर सब्सिडरी कंपनी, या तो खुद के पास पूरे है या कॉम्बिनेशन में है, मेरी सब्सिडरीज के कॉम्बिनेशन में वगैरह है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, 1/2 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल, क्या लिखा हुआ है 1/2 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल, और उससे थोड़ा सा ज्यादा। तो यहाँ 51% लिखा है कि 50% से ज्यादा लिखा है, वर्डिंग क्या है 51% है कि 50% से ज्यादा। और वैसे देखा जाए तो यहाँ 50% कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, इन्होंने बोला आधे से ज्यादा। इन्होंने क्या बोला है 51% नहीं बोला, इन्होंने बोला आधे से ज्यादा। क्लियर है, हाँ या ना। ये बाकी डीम्ड कंपनी कौन सी होंगी वो लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड सच दैट such class of classes of holding company as may be prescribed shall not layer the subsidiaries beyond such number as may be prescribed. For explanation, for the purpose of this clause, a company shall be deemed to be subsidiary company of the holding company even if the control refers in one or two is another company. अब क्या होगा, इसका बोलने का मतलब क्या है, अगर मेरा कंट्रोल एक कंपनी के ऊपर में, मेरा कंट्रोल जिस कंपनी के ऊपर में और उस कंपनी का दूसरी कंपनी के ऊपर में कंट्रोल है, तो क्या हो, जो जैसा मेरा कंट्रोल जो है एच लिमिटेड का कंट्रोल एस लिमिटेड के ऊपर में और ये एस लिमिटेड का कंट्रोल बी लिमिटेड में है, तो आपको नहीं लगता ये भी इसकी सब्सिडरी बन गई, बी लिमिटेड भी, क्योंकि ये इसकी सब्सिडरी ये इसकी सब्सिडरी, तो अल्टीमेटली दोनों भी तो इसकी सब्सिडरी कंपनीज बन गई। यस और नो, हाँ या ना। अगला क्या बोल रहा है, अगर आपके पास में ऐसा राइट है जिसमें आप अपॉइंटमेंट और रिमूवेबल ऑफ डायरेक्टर्स, जो उस कंपनी के डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव कर सकते हो, तो भी दैट विल एक्ट एज अ कंट्रोल ऑन दैट कंपनी, दैट विल एक्ट एज अ कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे कंट्रोल है आपका। द एक्सप्रेस कंपनी इंक्लूड एनी बॉडी कॉर्पोरेट एंड लेयर इन रिलेशन टू होल्डिंग कंपनी में सब्सिडरी और सब्सिडरीज। सब्सिडरी नीचे नीचे भी जाते जाओगे तो सबसे आखिरी वाली कंपनी भी, जैसा ये इसमें ये इसमें ये इसमें ऐसा चेन बना हुआ है, तो भी आखिरी वाली कंपनी भी इसकी सब्सिडरी कंपनी रहेंगे। डायरेक्ट होल्डिंग कंपनी की क्या बनते जाएंगे, सब्सिडरी कंपनी। तो वो डेफिनेशंस आप लॉ में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। अब डेफिनेशन पे हम और ज़्यादा समय ना खराब करते हुए हम आ जाते हैं हमारे कि भाई अकाउंट्स में करना क्या है। अब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये समझना है कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन अकाउंट्स। अकाउंटेंसी में हमको कुछ नहीं, सिंपल बैलेंस शीट दी रहेंगी और बोलेगा बनाओ, क्या बनाओ, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट। वो सीधा बोलेगा बैलेंस शीट दी है, अब बोलो बनाओ, बनाओ क्या बनाओ, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट। ठीक है, कैसे बनेगा क्या बनेगा मैं सब सिखाऊंगा, बट उसके लिए मुंडी उंडी झटको, स्ट्रेट बैठो, सबका ध्यान बोर्ड पे। चलिए आइए, अब इसको बनाने का ना मैंने कुछ फंडे बना रखे, कुछ तरीके बना रखे। ठीक है, जो तरीके मैंने बनाए रखे, कृपया कर से आपसे दरखास्त है कि वैसा का वैसा तरीका फॉलो करना। मैं लॉजिक पूरे समझाने की कोशिश करूंगा, लॉजिक बताऊंगा भी, बट लॉजिक समझेंगे और उसके बेसिस पे हम मेथडोलॉजी डेवलप करेंगे, जो हमारा तरीका रहता। पहले लॉजिक बाद में जुगाड़, पहले लॉजिक बाद में शॉर्टकट, शॉर्टकट ताकि हमको चीज़ें याद रह पाए। अब ज़रा ध्यान देना, अब जरा ध्यान देना, ये एक बैलेंस शीट है, सभी का ध्यान स्क्रीन पे, मैं चाहूंगा सभी का ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पे, सभी का ध्यान है स्क्रीन पे। द बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2011 आर गिवन बिलो। एक बैलेंस शीट दिया हुआ है जिसमें ये लाइबिलिटी साइड है, एच लिमिटेड है, एस लिमिटेड है, एच लिमिटेड है, एस लिमिटेड है, या एसेट साइड है। शेयर कैपिटल दिए हुए दोनों के, प्रॉफिट एंड लॉस फिलहाल अभी एस का दिया हुआ नहीं है, ये हम आएंगे बाद में आएंगे इस पे, जब दिया रहेगा तब। क्रेडिटर्स दिए हुए, एसेट्स दिए हुए। अब हमारा ध्यान जो मैं लाना चाहूँगा वो यहाँ लाना चाहूँगा, इन्वेस्टमेंट्स कितने दिए हुए, इन्वेस्टमेंट्स कितने दिए हुए आपके,
2 लाख के इन्वेस्टमेंट्स खरीदे आपने, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए नंबर्स में कितने खरीदे आपने, नंबर्स में कितने इन्वेस्टमेंट खरीद रखे, जवाब दो। नंबर्स में कितने इन्वेस्टमेंट खरीद चुके हो, 2000 शेयर्स ना, नंबर्स में कितने खरीदे हो, 2000, किसके, 2000 शेयर्स इन एस लिमिटेड। तो आपको नहीं लगता एस लिमिटेड के जो शेयर्स है, एस लिमिटेड के जो शेयर्स है कितने, एस लिमिटेड के शेयर्स, बच्चा जवाब दे, एस लिमिटेड के शेयर्स कितने, जवाब दे। एस लिमिटेड के शेयर्स है 2 लाख, एक की फेस वैल्यू है 100, मतलब नंबर ऑफ एस लिमिटेड के शेयर्स कितने, एस लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर्स 2000 शेयर्स है, ऐसा बोलूं चलेगा, एस लिमिटेड के टोटल 2000 शेयर्स है ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या, थम्स अप दो, यहां तक समझाए तो। एस लिमिटेड के टोटल 2000 शेयर्स है, बोलो हाँ या ना। अब एस लिमिटेड के जितने पूरे 2000 शेयर्स है वो पूरे के पूरे 2000 शेयर्स कौन होल्ड करके बैठा हुआ है, पूरे के पूरे 2000 के शेयर्स कौन होल्ड करके बैठा हुआ है, हु इज होल्डिंग ऑल ऑफ द शेयर्स इन एस लिमिटेड, एच लिमिटेड होल्ड करके बैठा है। तो आपको नहीं लगता एच लिमिटेड इज हैविंग मोर देन हाफ ऑफ द शेयर्स इन एस लिमिटेड, एच लिमिटेड इज हैविंग 100% है, मोर देन क्या है तो 100% है। तो आपको नहीं लगता यहाँ होल्डिंग कंपनी कौन सी हो गई, विच कंपनी विल बी द होल्डिंग कंपनी, विच कंपनी विल बी द होल्डिंग कंपनी, एच लिमिटेड विल बी द होल्डिंग कंपनी और एस लिमिटेड विल बी द सब्सिडरी कंपनी, बराबर है। एच लिमिटेड होल्डिंग कंपनी हो गया और एस लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी हो गया, बराबर है, हाँ या ना। अब यहाँ क्या बोला है, प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज एज ऑन 31 मार्च 2011, मतलब कुछ नहीं, आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है। क्या बनाना है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, बताओ कैसे बनती है। आपको कुछ नहीं करना है, एकदम इजी है, एकदम इजी है, सारे एसेट्स की टोटल साथ में ला लो, सारे लाइबिलिटीज की टोटल साथ में ला लो, मतलब कैसा, देखो ध्यान देना, ध्यान देना, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2011। यहाँ क्या लिखेंगे, सारे एसेट साइड से शुरू करो, इजी पड़ता है। एसेट साइड में सन्ड्री एसेट्स कितने, सन्ड्री एसेट्स कितने कितने बोलो, एच के है 555 और इसके है 248, लिख दिया मैंने 5,55,000 और 248, हाँ या ना, हाँ या ना, डन यहाँ तक। इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट सिर्फ एच लिमिटेड के बुक्स में है, तो यहाँ लिख दिया मैंने इन्वेस्टमेंट, किसके बुक्स में है वो, एच लिमिटेड, और वो किसके अंदर उसने इन्वेस्ट कर रखा है, एस लिमिटेड के अंदर में 2 लाख के इन्वेस्टमेंट है, बोलो हाँ या ना, 2 लाख के इन्वेस्टमेंट्स खरीद रखा है, बोलो यस और नो। इन्वेस्टमेंट भी मैंने इधर कॉलम में लिख रखा है, क्यों क्या काय को सब बताऊंगा मैं, इसका कलर चेंज करते रुको 1 मिनट। एक मिनट, आई विल बी बैक इन अ मिनट, 1 मिनट देना मेरे को। हाँ जी, तो मेरे को एक चीज बताओ, इन्वेस्टमेंट, कलर बदल के लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट एच लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट है इन द शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड, एच लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट है 2 लाख रुपए, ठीक है। अगला, अगला क्या है, अगला यहाँ से नीचे से शुरू कर रहा हूँ, क्रेडिटर्स लिख दूँ 75,000 और 48,000, क्रेडिटर्स हो गए 75,000 एंड 45,000, यस और नो, हाँ या ना। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस है 80,000, चलो यहाँ लिख देते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस 80,000, हाँ या ना, प्रॉफिट एंड लॉस है 80,000, बोलो हाँ या ना, पक्का श्योर। अब ज़रा ध्यान देना, अब ज़रा ध्यान देना, जो जो आइटम बच गए मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ अलग कलर से, ये आइटम बच गए, बस क्या बचा है, शेयर कैपिटल ही बचा है ना अल्टीमेटली। अब ज़रा ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, एच लिमिटेड के शेयर्स तो 6 लाख है, ये लिख दिया हमने, एच लिमिटेड के शेयर्स जो है वो 6 लाख है, ये किसके शेयर्स लिखे आपने, एच लिमिटेड के। आपको नहीं लगता यहाँ पे शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड भी आना चाहिए,
शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड भी आना चाहिए 2 लाख। शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड भी आना चाहिए 2 लाख। बोलो हाँ या ना। अ सिंपल यस और नो विल डू। अ सिंपल यस और नो विल डू। यस और नो, हाँ या ना। बट मेरे एक सवाल का जवाब देना, आपको नहीं लगता ये जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्हीं शेयर्स में है? वो जो इन्वेस्टमेंट है 2 लाख रुपए की, वो उन्हीं शेयर्स में है। तो एक बुक्स में दिख रहा है कि वो लाइबिलिटी है, एक बुक्स में दिख रहा है कि वो लाइबिलिटी है, एक बुक्स में दिख रहा है कि वो एसेट है। तो आपको नहीं लगता वो सेम पर्सन को ही पेएबल है? मेरे को लेना है एच लिमिटेड को एस से लेना है, एच को लेना है, एस को देना है। एस की लाइबिलिटी है, एच के एसेट्स है। होल्डिंग की एसेट्स है, होल्डिंग कंपनी के लिए एसेट्स है, सब्सिडरी कंपनी के लिए लाइबिलिटी है। तो आपको नहीं लगता कंसोलिडेट होने के बाद ये दोनों अलग अलग रहे कि सेम हो गए? कंसोलिडेटेड होने के बाद ये दोनों अलग अलग रहे कि सेम हो गए? जवाब तो ये दोनों अब अलग अलग रहे कि सेम हो गए? सिंपल सवाल पूछा मैंने। कंसोलिडेट होने के बाद ये दोनों अब अलग अलग रहे कि सेम हो गए? डोंट यू थिंक कंसोलिडेट होने के बाद अब ये दोनों फॉर्म अलग अलग नहीं रहे? आप, मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या मेरे दाहिने हाथ को मेरे बाएं हाथ को उधारी पे करना है? मैं ये बोल सकता हूँ क्या मेरे दाएं हाथ को मेरे बाएं हाथ को उधारी पे करना बाकी है? ऐसा बोल सकता हूँ क्या? मैं खुद के साथ मैं ट्रांजैक्शन में रिसीवेबल पेएबल खड़ा कर सकता हूँ क्या? कृष्णा को पैसे देने, अरे भाग। ऐसा ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? क्या मेरा दाहिना हाथ लाइबल हो सकता है क्या बाएं हाथ को पे करने के लिए? अरे कमा तो मैं ही रहा हूँ ना, अब पैसा भी मेरे को ही मिलने वाला है और मैं ही मेरे को पे कैसे करूंगा? कर सकता हूँ क्या मैं? कहना है एंटर इनटू ट्रांजैक्शन बाय माई सेल्फ, क्या मैं खुद के साथ ट्रांजैक्शन में एंटर कर सकता हूँ? बचपन से ये कंसेप्ट समझाने की कोशिश किया हूँ मैंने। क्या हम खुद के साथ ट्रांजैक्शन में एंटर कर सकते हैं क्या? द आंसर इज नो। तो आपको नहीं लगता मेरे ही एसेट्स और मेरी ही लाइबिलिटीज इन दोनों को एलिमिनेट कर देना चाहिए? मेरे ही एसेट्स और मेरी ही लाइबिलिटीज इन दोनों को एलिमिनेट कर देना चाहिए? बोलो हाँ या ना। एलिमिनेट करेंगे मतलब क्या करो, एक काम कर, शेयर कैपिटल यहाँ मत लिख, शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड यहाँ लिख, साइड चेंज साइन चेंज माइनस हो जाएगा 2 लाख, माइनस होकर बैलेंस जीरो हो जाएगा ना। माइनस होके बैलेंस कितना हो जाएगा? जीरो। माइनस होके बैलेंस कितना हो जाएगा? जीरो। तो आपको नहीं लगता ऐसा करने की वजह से मेरे इन्वेस्टमेंट्स आर कैंसल्ड विथ माय मेरे ही शेयर्स? मेरे मतलब ये एच या एस की बात कर रहे हैं कि हम कंसोलिडेटेड की बात कर रहे हैं? ये एच या एस की बात कर रहे हैं कि हम कंसोलिडेटेड है ना? दोनों दोनों सेम हो गए, मर्जिंग के बाद कंसोलिडेशन के बाद दोनों सेम हो गए। तो क्या उनकी इन्वेस्टमेंट और उनकी लाइबिलिटी आपस में रिसीवेबल पेएबल हो पाएंगी क्या? आपस में रिसीवेबल पेएबल हो पाएंगी क्या? नहीं। बात खत्म। एक बार इसकी टोटल देख लो, एसेट साइड की टोटल आ रही है 8,03,000, लाइबिलिटी साइड की भी टोटल निकाल के देखोगे वो आएंगे 8,03,000। टैली हो गया आपका स्टेटमेंट। लाइबिलिटी साइड की भी टोटल कितनी आएंगे? 8,03,000। टैली हो गया आपका स्टेटमेंट। इजी। आपको इन्वेस्टमेंट को, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको इन्वेस्टमेंट ऑफ एस लिमिटेड को, आपको इन्वेस्टमेंट ऑफ एच लिमिटेड इन एस लिमिटेड को कैंसिल करना है शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड से। इन्वेस्टमेंट ऑफ एच लिमिटेड को कैंसिल करना है शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड से। कैसे कैंसिल करना है? शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड को। ये समझा क्या? ये समझा क्या? हाँ या ना? समझा है तो थम्स अप दो, समझा है तो थम्स अप दो फटाफट। क्योंकि ये अल्टीमेटली इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस कहलाती आती है। ये क्या हो गई आपकी इंटर कंपनी, खुद ही से रिसीवेबल खुद ही को पेएबल। बट इसको सॉल्व करने का स्टेप है, ऐसा कीचड़ माचड़ नहीं करेंगे, नहीं, विल नॉट डू दिस लाइक दैट। हम ऐसा खिचड़ी नहीं बनाएंगे, ऐसी खिचड़ी नहीं बनाएंगे। मैं वापस बताता हूँ, इजी तरीके से इसको सॉल्व करना है। लॉजिक समझा है सभी को? इसका फॉर्मेट बना है कि सर एग्जाम में कैसे सॉल्व करें या इजी फटाफट कैसे निकाले? तो क्लास इसके लिए हम कुछ वर्किंग नोट्स बनाएंगे। इन वर्किंग नोट्स को मैं स्टेप्स बोलता हूँ। इन वर्किंग नोट्स को मैं क्या बोलता हूँ? स्टेप। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 रहेगा आपका, स्टेप नंबर 1 रहेगा होल्डिंग पैटर्न निकाल लो। स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा? होल्डिंग पैटर्न निकाल लो। होल्डिंग पैटर्न निकाल लो मतलब एच लिमिटेड और एच लिमिटेड और माइनॉरिटी इंटरेस्ट, क्या बोलेंगे? माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना होल्ड कर रहे हैं? जितना आपने रखा है, जितना होल्डिंग कंपनी ने होल्ड कर रखा है, जितना होल्डिंग कंपनी ने होल्ड करके रखा है, वो होल्डिंग का बचा हुआ किसका? माइनॉरिटी, गरीब, बचे हुए गरीब लोग जो बचे हुए हैं ना। जैसा यहाँ पे होल्डिंग कंपनी पूरे 2000 शेयर्स होल्ड कर रही है, तो शेयर क्या हो जाएगा? अगर कैलकुलेशन करने भी जाओ तो मेरा कैलकुलेशन कैसा निकलेगा? मेरा कैलकुलेशन कैसा निकलेगा? 2000 क्या I can learn to 2000 understand you much डिवाइडेड better बाय if I 2000 can get इंटू from 100
परसेंटेज में निकालेंगे, 2000 शेयर्स मैंने होल्ड कर रखे हैं, 2000 टोटल उन्होंने इशू किए इंटू 100, तो आपको नहीं लगता वी आर होल्डिंग 100%? हमारे पास 100% है तो माइनॉरिटी के पास शून्य बटे सन्नाटा। अगर 100% हमने होल्ड रखा है तो किसी आउटसाइडर, माइनॉरिटी है ना, आउटसाइडर्स ने, अदर देन होल्डिंग कंपनी ने कुछ भी होल्ड नहीं किया है। एक स्टेप नंबर 2 है प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, ये एस लिमिटेड का रहता है। अभी फिलहाल गिवन क्वेश्चन में एस लिमिटेड के प्रॉफिट्स दिए हुए नहीं है, इसलिए ये स्टेप की ज़रूरत नहीं है। एस लिमिटेड के जब प्रॉफिट दिए रहेंगे तब ये स्टेप की ज़रूरत पड़ेगी। स्टेप नंबर 4 है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। स्टेप नंबर 5 रहता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कायदे से यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट याले भी स्टेप की ज़रूरत नहीं है क्योंकि माइनॉरिटी इंटरेस्ट 0 है। और स्टेप नंबर 5 रहता है ओन प्रॉफिट। ओन प्रॉफिट यानी प्रॉफिट किसका है? ओन प्रॉफिट यानी खुद का प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट किसका है? जवाब दो, एच लिमिटेड का। ऐसे 5 स्टेप्स में आप कंसोलिडेशन का स्टेट क्वेश्चन सॉल्व करोगे। शुरुआत में आपको लगेगा कि सर ये स्टेप्स की ज़रूरत क्या है, हमने तो फटाफट बना लिया था, वहीं प्लस माइनस कर लिए थे, यहीं खिचड़ी बना ली थी प्लस माइनस की, तो आंसर तो आ गया था, तो ये स्टेप्स बनाने की ज़रूरत क्या है? नहीं बेटा, सुनो, ये बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन है। डिफिकल्टी जब बढ़ती है ना तो चीज़ें हैंडल नहीं होती हमसे, स्पेशली जब मैं ये प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन जब पढ़ा दूंगा ना तो उसके बाद डिफिकल्टी अच्छी शूट हो जाएंगी। तो इतने दिन से विश्वास करके चल ही रहे हो मेरे पे, ये क्वेश्चन में भी विश्वास रखो, ये चैप्टर में भी विश्वास रखो, ये 5 स्टेप्स आपको लगेंगी। जब हम डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देंगे क्वेश्चन का तो आपको समझेंगे अच्छा 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 ऐसा था क्या वो। तो तब तक के पेशेंस रखना है, तब तक के हमको क्या रखना है? पेशेंस। 2 से 3 क्लास तक के पेशेंस रखो, ट्रस्ट मी, यू विल गेट दैट हमने इतना सब क्यों किया है। जैसा कि अगर हम बात करें भी सिंपल, जैसा इस क्वेश्चन को ही पोस्ट करते हैं तो कैसा, इसका पूरा इरेज करो, पूरा सब वापस पूरा क्वेश्चन अगर हमको ढंग से करना है, अगर स्टेप वाइज जाना है और प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ करना है, करना क्या है बेसिकली, दोनों बैलेंस शीट को मर्ज करना है, दोनों बैलेंस शीट को साथ में लाना है। अगेन एसेट साइड से ही शुरू करना। कहाँ से शुरू करना आपने? एसेट साइड से शुरू करोगे। सन्ड्री एसेट्स, पेन ले लेना हाथ में। एच लिमिटेड के 555 248, 555 और 248, एच लिमिटेड एस लिमिटेड के पूरे एसेट्स हो गए, सन्ड्री एसेट्स हो गए। बोलो हाँ या ना, यस और नो। जो इन्वेस्टमेंट्स है ना ये जाएगा आपका स्टेप नंबर 3 में, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में। जो स्टेप नंबर 3 है उसको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्यों बोलते हैं मैं बाद में बताऊंगा, बट ये कहाँ जाएगा आपका स्टेप नंबर 3 में, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड। इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड। मैं एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कितने लोगों का दिमाग काम कर रहा है बराबर से। ये इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड को कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है? जवाब दो। इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड को कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है? ठीक है, इसको डेबिट बैलेंस है, ये याद रखना। ठीक है, इसको कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, याद रहेगा। अभी लिख भी दिया मैंने, इसको कौन सा बैलेंस है? डेबिट। अगला शेयर कैपिटल। देखो ये तो एच लिमिटेड के शेयर्स है, ये एच लिमिटेड के शेयर्स है, हमारे शेयर्स है, वो तो ऐसे के ऐसे लिख दिए जाएंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल। मगर किंतु परंतु बोंदू झगड़ा किसके लिए था? आपके एस लिमिटेड के शेयर्स। एस लिमिटेड के शेयर्स वैसे ही लिखे जाते थे कि इन्वेस्टमेंट के साथ लिखे जाते थे? एच लिमिटेड के शेयर्स वैसे ही लिखे जाएंगे कि इन्वेस्टमेंट्स के साथ लिखे जाएंगे? उसको और इसको खत्म करना है ना। जब हमने इसको कहां डाला, इसको डाल दिया हमने स्टेप नंबर 3, तो आपको नहीं लगता ये भी चला जाएगा स्टेप नंबर 3 में? वो वाला पोर्शन भी चला जाएगा स्टेप नंबर 3 में? बोलो हाँ या ना। अब ये जो है स्टेप नंबर 3 जो है ये डेबिट है। डेबिट में आपको क्रेडिट इफेक्ट देना है, क्या करूं? ऐड या लेस, सिंपल लॉजिक। डेबिट में क्रेडिट इफेक्ट देना है तो क्या करूं? ऐड या लेस। ये डेबिट बैलेंस में क्रेडिट इफेक्ट देना है, शेयर्स इन एस लिमिटेड लेस हो जाएंगे ना, शेयर्स इन एस लिमिटेड 2 लाख के, शेयर्स इन एस लिमिटेड लेस हो जाएंगे ना 2 लाख के, हाँ या ना। 2 लाख का इन्वेस्टमेंट, 2 लाख के शेयर्स, बैलेंस नलीफाई हो गए। 2 लाख का इन्वेस्टमेंट, 2 लाख के शेयर्स, बैलेंस नलीफाई हो गए। तो ये भी हो गया। प्रॉफिट जो है हमारा ओन प्रॉफिट है, ये देखो ये एच लिमिटेड के प्रॉफिट है। एच लिमिटेड के प्रॉफिट स्टेप नंबर 5 में, यहाँ क्यों लिखे बताऊंगा, थोड़ा पेशेंस। फिर क्रेडिटर्स है 75,000 और 68,000, ये तो डायरेक्ट लिख दो बैलेंस शीट में, क्रेडिटर्स 75,000 एंड 48,000, दैट्स इट, खत्म। सारा पोस्टिंग कर दिया हमने डिपेंडिंग अपॉन। देखो इन्वेस्टमेंट हमने डाली स्टेप नंबर 3 में, शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड हमने डाला स्टेप नंबर 3 में, बाकी ओन प्रॉफिट को स्टेप नंबर 5 में। अब इसको क्या करोगे? बैलेंस करोगे। होल्डिंग पैटर्न को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, वो होल्डिंग पैटर्न है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट को बैलेंस कर, सॉरी, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का बैलेंस 0 आता है।
ओन प्रॉफिट का बैलेंस 80,000 आता है, ओन प्रॉफिट का बैलेंस 80,000 है, चला जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस में, है ना। ये इसको कौन सा बैलेंस रहता, ओन प्रॉफिट को तो क्रेडिट बैलेंस रहता ना, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड में शिफ्ट कर देंगे। आप चाहो तो यहाँ नीचे नोट लिख सकते हो, आप चाहो तो स्टेप लिख सकते हो। ये कौन से स्टेप से लेके आया आपने, ये कौन से स्टेप से लेके आया आपने, स्टेप नंबर 5। सर इसकी ज़रूरत क्या है, इसको स्टेप नंबर 5 से लाने की ज़रूरत क्या है, बताऊंगा। पेशेंस रखो, थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। सब सवाल का जवाब देंगे मैं, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है, हो गया। इसको बैलेंस कर लो, ये बैलेंस आ गया आपका 8,03,000। क्या बैलेंस आ गया आपका 8,03,000। टोटल ऑफ द बैलेंस शीट विल गेट अग्री, टोटल ऑफ द बैलेंस शीट विल गेट अग्री। इजी क्वेश्चन। बट मेरे एक सवाल का जवाब देना, लिखने को मैं समय दूंगा आपको, तीनों क्वेश्चन आखिरी में एक साथ लिख लेना। मेरे एक सवाल का जवाब देना, क्लास इज इट नेसेसरी कि इन्वेस्टमेंट हमेशा फेस वैल्यू पे ही हो, मतलब जो हमने खरीदा है, हम यानी हम इस चैप्टर में हम यानी कौन है, एक बार मेरे को बता दो, इस चैप्टर में हम यानी कौन है, एच लिमिटेड होल्डिंग कंपनी। हमने जो इन्वेस्टमेंट खरीदा है, आपको क्या लगता है इन्वेस्टमेंट जरूरी है क्या दो फेस वैल्यू पे ही खरीदी जाए, हमेशा इन्वेस्टमेंट पार पे ही खरीदी जाए, ऐसा जरूरी है कि वो प्रीमियम या डिस्काउंट पे भी खरीदी जा सकती है। हो सकता है ना मैंने ज्यादा पैसे दिए हो, ये भी तो हो सकता है ना मैंने डिस्काउंट में खरीद लिए होंगे, कम पैसे में मिल गए होंगे मेरे को इन्वेस्टमेंट, हाँ या ना। तो अगला क्वेश्चन वही है। अब अगले क्वेश्चन में क्या हुआ बेटा, इन्वेस्टमेंट जो की गई है वो 2 लाख की गई है, 2,10,000 की गई है, लगता नहीं इन्वेस्टमेंट जो की गई है 2,10 की गई है, बट उसके बदले में जो शेयर्स मिले वो तो 2 लाख के ही मिले हैं ना। इन्वेस्टमेंट कर लो आप 2,10,000 की, आप इन्वेस्टमेंट कर लो 2,10,000 की, बट जो शेयर का वैल्यू मिल रहा है वो तो 2 लाख ही मिल रहा है ना। तो हमने 10,000 रुपए ज्यादा पे किए ना, हमने इस कंपनी के शेयर्स अक्वायर करने के लिए 10,000 रुपए ज्यादा पे किए, हम बेवकूफ है क्या, हमने उस कंपनी के शेयर्स अक्वायर करने के लिए 10,000 रुपए ज्यादा पे किए, तो हम क्या बेवकूफ है क्या, हम बेवकूफ है नहीं। हमने 10,000 रुपए क्यों ज्यादा पे किए होंगे, क्या लगता है आपको, एक सिंपल लॉजिक से बताऊंगे अगर, तो क्या लगता है, हमने अगर किसी कंपनी के 2 लाख के शेयर्स, पूरे 100% मेरे पास ही है, 100% कैसा, उसके 2 लाख के शेयर्स है, फेस वैल्यू 100 है, 2 लाख डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे, तो आपने कितने के पैसे दिए, 10,000 रुपए ज्यादा दिए आपने, 2 लाख के शेयर्स खरीदे, 10,000 रुपए ज्यादा दिए। हमने अगर 10,000 रुपए ज्यादा दिए तो हम बेवकूफ है क्या जो 10,000 रुपए ज्यादा दे रहे, हमने वो 10,000 रुपए ज्यादा काय के लिए दिए होंगे। एक बच्चे ने बोला है सिक्योरिटी प्रीमियम, बेटा कंपनी ने एस लिमिटेड ने रिसीव किया होगा तो उनके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम, बट मैंने तो दिया है, मेरे लिए क्या है। हम एच लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं, एच लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं लगता हम बेवकूफ है क्या, हमने उसके गुडविल के लिए पे किया होगा ना, हमने 10,000 रुपए उस ऑर्गेनाइजेशन के गुडविल के लिए पे किया होगा, यस और नो। 10,000 रुपए जो हमने ज्यादा पे किए वो उस ऑर्गेनाइजेशन के गुडविल के लिए पे किया होगा, समझा क्या, कोई सुना सुना लग रहा है क्या, शेयर्स चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम। अगर हम ज्यादा पैसा पे कर रहे हैं तो हम बेवकूफ नहीं है बेटा, हमने क्यों पे किया, उसके गुडविल के लिए पे किया है, हमने क्यों पे किया उसके गुडविल के लिए। अगर हमने उसके गुडविल के लिए पे किया तो क्या हो जाएगा, जैसा यही सेम क्वेश्चन सेम तरीके से सॉल्व करेंगे, एक करके सॉल्व करना। एसेट साइड से शुरू करो, एसेट साइड में क्या है 545 एंड 248, ये तो एच लिमिटेड एस लिमिटेड के नाम से आ जाएगा, 545 एंड 248, 7,93,000 कंसोलिडेट हो गए, ये एसेट कंसोलिडेट हो गए। इन्वेस्टमेंट्स को कंसोलिडेट करना है, बट इन्वेस्टमेंट के लिए हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल करके एक नोट बनाते थे इन्वेस्टमेंट। अच्छा उसके पहले होल्डिंग पैटर्न है, ये तो 100% है, ये तो आपको पता ही है। वाई होल्डिंग पैटर्न इज 100%, ये तो पता ही है ना, अभी आपको लिख दूं क्या यहाँ, 2,000 डिवाइडेड बाय 2,000 इंटू 100। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कहाँ जाएंगे, 2,10,000 के, ये स्टेप नंबर 3 में जाएंगे ना, 2,10,000 के इन्वेस्टमेंट चलेगा स्टेप नंबर 3 में, इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड, ये इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड, दिस इज डेबिट। उसके बाद में शेयर कैपिटल, हमारा शेयर कैपिटल तो बैलेंस शीट में आ जाएंगे, एच लिमिटेड के शेयर कैपिटल तो बैलेंस शीट में आ जाएंगे, बट व्हाट अबाउट एस लिमिटेड के शेयर्स, एस लिमिटेड के शेयर्स बैलेंस शीट में आएंगे कि ये स्टेप नंबर 3 में जाएंगे, बोलो आर विल दिस गो टू बैलेंस शीट और स्टेप नंबर 3, ये बैलेंस शीट में जाएंगे कि स्टेप नंबर 3 में जाएंगे, डोंट यू थिंक ये स्टेप नंबर 3 में जाएंगे, बोलो हाँ या ना। ये स्टेप नंबर 3 में यहाँ से लेस, डेबिट में क्रेडिट लेस हो जाएगा 2 लाख रुपया, प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट है, ये स्टेप नंबर 5 में चला जाएगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट की स्टेप बना के काटनी है तो काट देना, सेम इनकी भी स्टेप बना के काटनी है तो काट देना, फिलहाल काम नहीं है इसका।
ओन प्रॉफिट हो गया 80,000, और क्रेडिटर्स के बैलेंस 75 और 68, ऐसे के ऐसे लिख दो, 75 एंड 48 जो भी है 48। अब बैलेंस करो, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल को बैलेंस करो, बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल को बैलेंस करो, बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? जवाब दो। 2,10,000 माइनस 2,00,000 करो, कितना आ रहा है? 2,10,000 माइनस 2,00,000, 10,000 आ रहा है। 2,10,000 माइनस 10,000, क्या लगता है आपने जो ये 10,000 रुपए आपने ज्यादा पे किया? आपने ज्यादा पे किया ना इनके शेयर्स के लिए। आपने अगर ज्यादा पे किया तो आप बेवकूफ नहीं हो, आपने ज्यादा क्यों पे किए होंगे? जवाब दो। वाई यू हैव पेड हाई अमाउंट? बिकॉज ऑफ द गुडविल ऑफ दैट फर्म, बिकॉज ऑफ दैट गुडविल ऑफ द फर्म। और मेरे को एक चीज बताओ, ये 10,000 को बैलेंस भी कौन सा है? ये 10,000 को बैलेंस कौन सा है? डेबिट बैलेंस आया, क्रेडिट बैलेंस आया? डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है। डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो बोलो बैलेंस कौन सा आया? डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो आपको नहीं लगता इसको डेबिट बैलेंस आया? इसको डेबिट बैलेंस आया। ये डेबिट बैलेंस कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल के नाम से। बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल के नाम से जमेगा, जमेगा हाँ या ना? 80,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। 80,000 का प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा आपका? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में 80,000 के प्रॉफिट के नाम से। क्या नाम से? 80,000 के प्रॉफिट के नाम से। टैली करके देखो, टैली हो रही है क्या? यहाँ साइड का टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 8,03,000, यहाँ का भी आ रहा है 8,03,000। टैली हो गई ना? टैली हो गई हाँ या ना? समझाए तो थम्स अप दे दो फटाफट, समझाए तो थम्स अप दे दो। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, बहुत से बच्चे ना कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में ही बहुत गड़बड़ कर सकते, समझा ही नहीं। इसको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्यों बोलते हैं, अब समझाऊं क्या? इसको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्यों बोलते हैं, समझाऊं? डोंट यू थिंक यू हैव पेड 10,000 मोर टू अक्वायर कंट्रोल इन दैट कंपनी? You have paid 10,000 more to acquire control in that company. उसमें कंट्रोल लाने के लिए आपने 10,000 रुपए ज्यादा पे किए ना? दैट इज द रीजन दैट कैलकुलेशन इज टर्म्ड एज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। दैट कैलकुलेशन इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। और एग्जाम में एमसीक्यू का क्वेश्चन बन जाता है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। सिर्फ इतना सा वर्किंग नोट बनाने के लिए आपको 1 मार्क मिलते। अब अगर आप ये वर्किंग नोट यहाँ किचड़ माचड़, देखो वैसे कायदे से आप यहाँ बना सकते थे, 2,10,000 लिखते थे, 2,00,000 माइनस करते थे, आंसर आ जाता था ना 10,000। अरे पर बैलेंस शीट में किचड़ माचड़ करने से अच्छा अलग रहने देना। इसमें चीजें बढ़ेंगी ना, एक बार ये आने तो दे, प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन आने तो दे, यहाँ चीजें बढ़ाऊंगा ना मैं। प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन आने तो दे, फिर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में और चीजें बढ़ेंगी ना। अभी तो क्या गिने चुने शेयर्स है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी नहीं आया अब तक, तो वो भी तो आएगा ना, माइनॉरिटी इंटरेस्ट वगैरह, तो चीजें बढ़ती है, इसलिए हम स्टेप अलग बनाएंगे। वहां पे बैलेंस शीट में बनाने की कोशिश मत करना। समझा बेटा क्या बोला मैंने? यस और नो? हाँ या ना? तो फटाफट क्या प्रॉब्लम नंबर 1 का आंसर लिख ले। प्रॉब्लम नंबर 1 का आंसर लिख ले। कोई डाउट है तो रेज यू हैंड, कोई डाउट है 1 और 2 में तो रेज यू हैंड। स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, लिखने की जगह यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट, लिखने की जगह यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट। ले लिया है प्रॉब्लम नंबर 1 का स्क्रीनशॉट? प्रॉब्लम नंबर 2 का स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया है प्रॉब्लम नंबर 2? आई वुड लाइक यू गाइज टू सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 3 नाउ। अभी के अभी प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करो तो, अभी के अभी करो प्रॉब्लम नंबर 3। कम ऑन हरी अप फास्ट।
बस प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करके हो जाए तो चैट में डन लिखना। स्टेप वाइज सॉल्व करके चाहिए मेरे को, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, 3, 4, 5, पूरा स्टेप में चाहिए। सही तरीके से करो, शॉर्टकट बाद में लगाना, पहले से शॉर्टकट मत लगाओ। हो गया है, डन 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 डन, बहुत सारे स्टूडेंट्स का आ गया है। क्लास फर्स्ट ग्लांस में देख के कुछ बता सकते हो क्या इस क्वेश्चन में? फर्स्ट ग्लांस में देख के ये समझ में आ जाता कि 100% शेयर्स ओन कर रहा है, क्योंकि अभी मैंने चेंज नहीं किया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट अब तक सिखाया नहीं है, वो सिखाने के बाद बताऊंगा। तो आपको नहीं लगता 2 लाख के शेयर्स के बदले में 180 ही दिया है तो 20,000 का फायदा है? अरे बाबा तू डिस्काउंट क्यों बोल रहा है? तू ये समझ, हम एस लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि एच लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं प्रियांशु? तो हमारा फायदा है ना, 20,000 रुपए का हमारा फायदा है। तो ये फायदा हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट है? कैपिटल प्रॉफिट है। कैपिटल प्रॉफिट कहाँ जाएगा? कैपिटल प्रॉफिट कहाँ जाएगा? जवाब दो। कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में जाएगा। कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व। कुछ नहीं, स्टेप्स में डाल दो, आंसर निकल के आएगा। स्टेप्स में डाल दो, आंसर निकल के आएगा। कैसा? सबसे पहले एसेट साइड से शुरू करना बोला मैंने। 575 248, 575 248, 575 248, डन। देन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कहाँ जाते हैं हमारे? स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड 1,80,000 ही रहेगा ना? इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड 1,80,000 ही रहेगा, बोलो यस और नो, हाँ या ना? ये हो गया हमारा वहां तक। शेयर कैपिटल, हमरे शेयर क्या, हमरे शेयर कैपिटल यहाँ आ जाएंगे, और इसके शेयर कैपिटल चले जाएंगे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, बिकॉज होल्डिंग पैटर्न सेज 100% शेयर्स हमारे पास है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट डजेंट हैव एनी शेयर्स, माइनॉरिटी इंटरेस्ट डजेंट हैव एनी शेयर्स, बराबर है क्या? माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास टन टन गोपाल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास कुछ भी नहीं है। तो 100% शेयर्स हमारे पास है, तो 2 लाख के शेयर्स जो ये 2 लाख के पूरे शेयर हमारे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से माइनस हो जाएंगे। बाकी क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस, हमारा ओन प्रॉफिट
यहाँ आ जाएगा 80,000 रुपये। क्रेडिटर्स है 75 और 48, तो यहाँ लिख दो क्रेडिटर्स 75 और 48, दैट्स इट। अब क्या कर लेंगे हम, बैलेंस करेंगे। होल्डिंग पैटर्न बैलेंस नहीं होता। ये बताओ 20,000 रुपये नेगेटिव आया, आपको नहीं लगता क्रेडिट बैलेंस है ये? क्योंकि ये डेबिट में क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट में क्रेडिट ज़्यादा है, दिस इज क्रेडिट बैलेंस। एंड क्रेडिट बैलेंस और ये सब छोड़ दो, डोंट यू थिंक दिस इज फायदा कैपिटल रिजर्व? फायदा कैपिटल रिजर्व विल अपीयर ऑन बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। ये कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। ये हो गया प्रॉफिट, फाइनल स्टेप, इसको बैलेंस कर लो, प्रॉफिट आ गया 80,000। बैलेंस कर लो, बैलेंस शीट टैली हो जाएंगे 8,23,000 रुपये। कितने लोग कर पाए इसको सही सही, रेज योर हैंड। कितने लोग कर पाए इसको सही सही, रेज योर हैंड। आई होप आपको समझ में आया कि करना क्या है इस चैप्टर के अंदर में, करना क्या है। अब तक कहीं डिफिकल्ट लगा जमा? अब तक कहीं डिफिकल्ट लगा जमा? अभिषेक झा, अभिषेक सिमरन, अभिषेक पोद्दार, प्रियांशु, बेटा गड़बड़ क्या की है? समझाया नहीं समझा? समझाया तो रेज योर हैंड, समझाया तो रेज योर हैंड। कोई डाउट है तो पूछ अभिषेक। गड़बड़ हो गया था, समझ गया? जिनको समझ गया रेज योर हैंड, जिनको समझ गया रेज योर हैंड। गलती भी की बट अब गलती समझ गई सर, हमने गलत किया था बट अब गलती समझ गई सर, रेज योर हैंड फटाफट। वरुण अभी भी कोई डाउट है? पोद्दार जी अभी भी कोई डाउट है? पोद्दार, सिमरन, कृतिका, कोई डाउट है बेटा? नो सर, क्लियर है, एवरीथिंग क्लियर। चलो लो योर हैंड, लो योर हैंड। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, पूछ लो, अभी पूछ लो, क्लास में क्लियर करो। आज हमने सिर्फ एक मेजर वर्किंग नोट पढ़ी है, आज हमने सिर्फ एक वर्किंग नोट पढ़ी है, दैट इज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। क्या पढ़ा आज हमने? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसा कैलकुलेट किया जाता है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, अब तक माइनॉरिटी इंटरेस्ट जीरो लेके चल रहे थे ना, अब तक माइनॉरिटी इंटरेस्ट जीरो लेके चल रहे थे। अगली क्लास में हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट का भी कैलकुलेशन पढ़ेंगे। क्या का कैलकुलेशन देखेंगे हम? माइनॉरिटी इंटरेस्ट, बट दैट टू विच इन द नेक्स्ट क्लास, दैट टू विच इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, हाँ या ना? यस और नो? चले आज यहीं रुकते हैं हम, आज यहीं रुकते हैं हम। इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर बेटा, बाय बेटा बाय। कुछ होमवर्क नहीं है, कुछ होमवर्क नहीं है, किसी को डाउट है तो पूछ लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। नो होमवर्क, बाय, सी यू।